हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज है 6th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्विंग जो है वो किया हुआ था। पूरे हफ्ते भर जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए थे हम लोग कल की क्लास में। तो आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस लाने की कोशिश किया था मैंने वहाँ पे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो भाई सेशन नंबर 6 है ये। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल कोर्स चल रहा है, तो इसलिए डिटेल फॉर्म में सारी चीज़ों को देख रहे हैं हम लोग। AENJE एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम के एस्पिरेंट्स दोनों के लिए है ये कोर्स। और आज का जो टॉपिक कवर होगा वो शॉर्ट सा वीडियो रहेगा ये, और इसके अंदर बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसका बेस क्या है, कैसे बेसिक्स फॉर्म क्या है वो, कंडक्टिविटी इन द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, साथ ही साथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है और कैसे एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो काफी कुछ पढ़ना है हमको। स्टार्ट करें बिना देरी के, शुरू करते हैं फ्रॉम टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करें। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, क्लासिफाई करने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अबाउट देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाइज किस तरीके का एटॉमिक अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, उसके आधार पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। सो दैट कि आगे जब हम इसके स्ट्रक्चर को समझना शुरू करें, जब सेमीकंडक्टर के बारे में डेप्थ में पढ़ना शुरू करें, तो हमको समझ में आए कि उसका बिहेवियर ऐसा सेम टाइप का या रिपीटिंग ऑर्डर में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सॉलिड ही उस प्रकार का है। तो इसके लिए पहले हमको सॉलिड्स के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो टोटल वैसे तो देखा जाए तो हम लोग 4 से 5 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सेमीकंडक्टर्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 3 ही मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक अरेंजमेंट कैन बी क्लासिफाइड in following forms. कौन कौन से फॉर्म्स, तो देखिए सबसे पहला होता है इसमें क्रिस्टलाइन। सबसे काम का भी यही होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट भी हमको सेमीकंडक्टर पढ़ने के दौरान यही मिलेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी सॉलिड जिनके अंदर उनके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं। इनका जो स्प्रेड होता है, इनका जो पैटर्न जो होता है वो पूरा रिपीटेड पैटर्न होता है, रिपीटेड ऑर्डर में पूरे 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो दो सॉलिड्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं, वेयर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स are in highly ordered repeated pattern in entire 3 dimension। ऐसे सॉलिड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो ये क्या करते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो खुद ही को रीजनरेट करते रहते हैं, मतलब अपना ही कॉपी जो है वो क्रिएट करते चले जाते हैं, और उसके हिसाब से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो है इनका, लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। जैसे कि सपोज कर लो आप इस क्यूब को देखो। ठीक है, सपोज कर लो आप ये क्यूब देख रहे हो, कुछ इस तरीके से। तो इसके एज पर आपको एटम्स जो है वो मिलेंगे, इसके जितने एजेस हैं वो मिलेंगे। ठीक है, फेस सेंटर्ड होगा तो आपको फेसेस पर भी मिलेंगे एटम्स। तो ये अरेंजमेंट जो है ना ये फिक्स रहता है, और यही अरेंजमेंट थ्रू आउट रिपीट होती रहेगी। ये देखिए, अगर ये अरेंजमेंट है तो ये इसी तरीके से खुद को रिपीट करती चली जाएगी, लाइक दिस, है ना।
ऐसा एक प्रॉपर रिपीटेशन इनका मिलता चला जाएगा और उससे वो सॉलिड जो है वो फॉर्म हुआ होगा। वो जो भी सॉलिड होगा वो इस बेसिस पे फॉर्म हुआ होगा। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये एक एक सेगमेंट जो है जो सेम खुद का रिपीटेशन क्रिएट किया है, दिस इज नोन एज अ यूनिट सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अभी और फोटो इसकी मैं दिखाऊंगा आपको। तो एटम्स जो होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर में यहाँ पे प्लेस्ड है, एन फेस पर भी। ठीक है, सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, इसमें कितने टाइप हो सकते हैं? आयोनिक सॉलिड होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, है ना। इसमें कितने प्रकार होते हैं? इसके अंदर होते हैं लाइक आयोनिक सॉलिड, ये आयोनिक क्रिस्टल्स बोल सकते हो आप, और कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं जिसको कि हम लोग कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड्स या क्रिस्टल्स भी बोलते हैं हम लोग। मेटालिक होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इतने फॉर्म में इनको क्लासिफाई कर सकते हो आप। हाँ जी, एग्जाम्पल बताइए सर। देखो आयोनिक सॉलिड्स तो बहुत क्लियर है, जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल ही आप ले लो। आयन्स जहां जहां फॉर्म हो रहे हैं ना, जो इस टाइप के स्ट्रक्चर में, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl, है ना, ये सब। कोवेलेंट सॉलिड्स कौन कौन से हो गए यहाँ पे? कोवेलेंट में डायमंड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, डायमंड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मेटालिक सॉलिड्स में कौन कौन से हो गए? मेटालिक सॉलिड्स में हो गए जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ। और फिर होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब जैसे आइस हो गया, बर्फ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। मैं आपको इसको डायग्राम के हिसाब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक देख रहे हैं आप, इसके अंदर का अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, पूरा अरेंजमेंट रिपीटेड ऑर्डर में चल रहा है, रिपीटेड फॉर्म में चल रहा है। तो एक यूनिट सेल को अगर आप देखोगे, उसी यूनिट सेल का पूरा रिपीटेशन है पूरा 3 डायमेंशनल सेगमेंट पे। तो ये पूरा 3 डायमेंशनली होता है। ठीक है, तो इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड वन इज द अमॉर्फस सॉलिड। सेकंड वन जो होता है वो होता है अमॉर्फस सॉलिड। मेजर 2 क्लासिफिकेशंस यही दोनों होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ठीक है, मेजर 2 क्लासिफिकेशंस यही होता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? कोई भी लॉन्ग रेंज में रिपीटेड ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो नहीं है इसके अंदर। तो लिखते हैं दे डू नॉट हैव एनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर। किसी भी टाइप का लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है ओनली शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट ऑफ आयंस या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल। केवल शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से एक अच्छी चीज होती है कि इनका जो टेम्परेचर वाइज अगर मैं देखूं तो मेल्टिंग कंडीशन जो होती है वो सडन मेल्टिंग कंडीशन नहीं होती है, ग्रेजुअल मेल्टिंग कंडीशन ही होती है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट इनकी प्रॉपर्टीज में आ जाता है। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, शार्प मेल्टिंग पॉइंट इज एब्सेंट। कोई ऐसा सडन शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं अवेलेबल होता है। ठीक है, तो रैंडमली प्लेस्ड एटम है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इनका, है ना। रैंडमली प्लेस्ड एटम है, ये एमॉर्फस सॉलिड है, दिस इज एमॉर्फस सॉलिड। एग्जांपल में क्या है? ग्लास,
रबर, माइका, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में एक ही जैसी होती है, सारे डायरेक्शन में दे हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, रबर हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो आप लिख सकते हो इसको, इसके एग्जाम्पल में ग्लास, प्लास्टिक, रबर्स, ऑल आर इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट सी इज सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हर सेगमेंट में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट रहता है और वो नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है। हर सेगमेंट अरेंज तो रहता है, ठीक है, एटम, आयन, ये सब जो प्रेजेंट रहेंगे ना, वो किसी ना किसी पैटर्न में रहेंगे, लेकिन वो पैटर्न जो है वो शॉर्ट इंटरवल के लिए ही रहेगा, बहुत लॉन्गर इंटरवल तक लास्ट नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चलो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। लेट अस से कि कोई सॉलिड है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, देखिए शॉर्ट इंटरवल के लिए पैटर्न जरूर दिखेगा आपको, बट फिर वो रिपीटिंग नहीं मिलेगा आपको। है ना, वो फिर रिपीटिंग नेचर में नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सब कुछ रैंडम दिखेगा, लेकिन इंडिविजुअल सेगमेंट को अगर कंपेयर करें तो वो एक पैटर्न में दिखेगा आपको, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पैटर्न का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पैटर्न तो प्रेजेंट है लेकिन शॉर्ट इंटरवल में, ओवरऑल में इट लुक्स रैंडम। सो पैटर्न इज प्रेजेंट, पैटर्न इज प्रेजेंट फॉर शॉर्ट इंटरवल, बट ओवरऑल इट लुक्स रैंडम। ओवरऑल तो रैंडम ही दिखेगा आपको ये, ओवरऑल में देखेंगे तो। ठीक है, तो लिख देते हैं इसके बारे में, हियर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in a short distance pattern, short distance pattern, and these patterns are these patterns do not last for long region। तो बहुत सारे शॉर्ट पैटर्न्स का एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा समझ सकते हो इन जस्ट वन वर्ड अगर समझना हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल एलॉयज जैसे हो गए, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे सर? जैसे एल्यूमिनियम मैग्नीज का एलॉय हो गया, एल्यूमिनियम मैग्नीज का एलॉय एक्सेट्रा। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन जो है वो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। छोटे छोटे ग्रेन से बना हुआ रहेगा इसका स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक ग्रेन से बना रहेगा, जो ग्रेन से एक पैटर्न होल्ड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हियर द ग्रेन्स ऑफ एटम्स आर फॉर्मिंग a pattern
here the grains of atoms are forming a pattern, or the small crystals are joined together. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में लाई करती है. दीज आर द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड. चलो देख लेते हैं, ये वाला पॉलीक्रिस्टल तो पीरियोडिक है, हर ग्रेन पर पीरियोडिक आपको दिखेगा ये सेगमेंट, और इन दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में लाई करता है ये. एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे कि स्टील हो गया, सिरामिक्स हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल के उसमें आते हैं. स्टील हो गए, सिरामिक्स हो गए, ये सबको आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो. तो लिख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्टील, सिरामिक एक्सेट्रा. ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया हम सबको कि हाँ भाई सॉलिड जो है वो कितने टाइप से क्लासिफाई हो सकते हैं. अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स का, जो कि आज का मेन टॉपिक भी है. फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो हम लोग इतना तो बात किए थे कि सेमीकंडक्टर जो है ग्रुप 4 एलिमेंट्स को बोलते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिस्कस किए थे हर टॉपिक के अंदर. जैसे जब वैलेंस बैंड के बारे में बात कर रहे थे, कंडक्शन बैंड के बारे में, है ना, तो बैंड गैप एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में कैसे क्लासिफाई करते हैं, और भी अदर एस्पेक्ट के हिसाब से, चाहे रजिस्टिविटी हो, कंडक्टिविटी हो, इन सभी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग अलग अलग समय में सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का क्लासिफिकेशन देखे हैं. आज उसको समराइज करते हैं, और प्लस साथ में ये भी देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में एन टाइप, पी टाइप का क्या कंसेप्ट है, होल्स कैसे फॉर्म होते हैं, होल इलेक्ट्रॉन का पेयर कैसे बनता है, ये ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट का क्या सीन है, ये पूरा कुछ इसी टॉपिक के अंदर अभी बताने जा रहा हूं. तो ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को. फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कोई ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच में लाई करती है. ठीक है, इट इज अ मटेरियल whose conductivity lies between that of conductor and insulators. And here एक और चीज होती है यहाँ पर, अगर मैं बैंड गैप एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करूं, Eg ऑफ सेमीकंडक्टर is always higher than band gap energy of conductor is always higher than that of conductor. बैंड गैप एनर्जी इनकी हाई रहती है, कंडक्टर की कितनी होती है, 0 होती है सर. क्यों? क्योंकि ओवरलैप स्टेट होता है, पिछली क्लास में पढ़े थे हम लोग. ठीक है, और इंसुलेटर का कैसा होता है, इंसुलेटर की बहुत हाई रहती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर की रहती है. सेमीकंडक्टर्स का रेंज क्या रहता है, सेमीकंडक्टर्स का रेंज अप्रोक्सीमेटली 0.3 से ऊपर ही रहता है, लगभग 0.3 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 1.15 के रेंज तक जाता है. वैसे देखा जाए तो लेस देन 3 पे हम लोग इसको रखते हैं, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर से. लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो यही रेंज रहती है सेमीकंडक्टर के लिए, 0.3 से 1.15 के आसपास का रेंज जो है वो इस पे वेरी करता है बैंड गैप एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स वैसे फॉर्मेशन कैसे होता है, जब भी हम टेट्रावैलेंट एटम्स का एक पेयर क्रिएट करते हैं तो उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो अगर सेमीकंडक्टर्स की हमको बात करना है तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टेट्रावैलेंट एटम्स के एडिशन से ही होता है. दे आर फॉर्म्ड बाय द टेट्रावैलेंट एटम्स, they are formed by the tetravalent atoms arranged in a crystal lattice, arranged in a crystal lattice
तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं ये लोग, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं ये लोग, ठीक है। सो वेयर ईच एटम shares 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात कर चुके हैं इसके बारे में भी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एटम के पास होते हैं, ठीक है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हो गया सर, टेट्रावैलेंट का मतलब, टेट्रा मतलब यहां पर 4 को डिनोट कर रहा है, टेट्रावैलेंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि टेट्रावैलेंट बोलने का मतलब क्या है कि 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर, इसीलिए ग्रुप 4 एलिमेंट्स हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है। लैटिस मतलब क्या हो गया, लैटिस मतलब जैसे डायमंड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उस टाइप के फॉर्मेशन को ही हम लोग लैटिस फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इनका जब हम लोग क्रिस्टल लैटिस क्रिएट करते हैं, तो वो जो बनता है दैट इज अ सेमीकंडक्टर, जो मटेरियल क्रिएट होगा उससे सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, 0 केल्विन पर इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, जबकि एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे क्या होने लग जाता है भाई, थर्मल एनर्जी मिलती है ना इनको, थर्मल एनर्जी मिलती है, तो वहां से क्या होता है, थर्मल एनर्जी कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है, थर्मल एनर्जी स्मॉल अमाउंट की, जिसको कि हम लोग केटी किसकी बात करें, 300 केल्विन की बात करें, तो केटी की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी, 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली इस रेंज की थर्मल एनर्जी क्या करती है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। तो थर्मल एनर्जी नियरली दिस वैल्यू ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड्स leading to the creation of free electron in the conduction band, ठीक है भाई, free electron in conduction band and thus forming the electron होल पेयर। अब यहीं से कंसेप्ट आ गया होल का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन ये लोग करते हैं, तो इसका मतलब होल्स क्या होता है उस पर तो अभी बात करेंगे हम लोग, बट ये पॉइंट को पहले समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन ये लोग यहां से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन जो है, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज अभी के लिए समझिए, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इनका पेयर जो फॉर्म होता है वही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी की वजह से जो कंडक्शन होगा वो होगा, कैसे होगा, मान लीजिए यहां पे एक जर्मेनियम का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं, लाइक दिस, ठीक है, लेट्स से दिस इज जर्मेनियम, ये जर्मेनियम का एक एटम है, इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब इसी पैटर्न में अगर पूरा मटेरियल को मुझे देखना हो, तो मुझे इसके चारों तरफ जर्मेनियम का कुछ ऐसे ही पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इनका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है पहले वो बता दूं आप लोग को। समथिंग लाइक दिस। तो लेट्स से ये सभी जर्मेनियम एटम है, सभी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक जर्मेनियम एटम 4 जर्मेनियम एटम्स के साथ वैलेंसी शेयर करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास देखो खुद के कितने 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? और 4 चाहिए। अगर ये किसी एक सिंगल जर्मेनियम एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता तो उसके अंदर क्या हो जाता?
जिससे ये इलेक्ट्रॉन लेता वहां पर कमी पड़ जाती, वो लेस देन 4 जाता, कंडक्टर के केस में चला जाता, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा ना हो और उसका भी ऑक्टेट स्ट्रक्चर ना बिगड़े, मतलब ये समझ लो कि ऐसा है, इसको अगर मैं एकदम रैंडम एग्जांपल से समझाना होगा तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लो 2 दोस्त हैं, बैठे हुए हैं, क्लास में लिख रहे हैं, मतलब उनको टीचर ने नोट्स बनवाया है ना, तो नोट्स बनाने के समय पेन एक ही है, वही दोनों लोगों को शेयर करना है। ये बंदा लिख के फिर अपने फ्रेंड को देगा, बोलेगा हाँ तुम भी लिख लो इससे करके, ठीक है, कुछ ऐसा हाल है इनका। तो ये कैसा क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बन गया एक स्ट्रक्चर, यानी ऐसे 5 जर्मेनियम एटम्स का एक स्ट्रक्चर बना जहां पे ये कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। क्या यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? 0 केल्विन पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने इसीलिए ये पॉइंट लिखवाया कि एट 0 केल्विन नो फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब मैं इसको 300 केल्विन पे लेके जाऊंगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, तो वहां पर क्या होगा, इनका जो वैलेंस शेल है वहां से देखिए, जब मैं इसी को 300 केल्विन पे लेके आया, ये इसका वैलेंस बैंड है एंड लेट अस से कि ये इसका कंडक्शन बैंड है। एंड दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस एट 300 केल्विन, 300 केल्विन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां से जंप करके निकले बाहर। इलेक्ट्रॉन्स ने उतनी एनर्जी गेन कर लिया कि ये लोग यहां से मूव करके पहुंचे फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करते हुए, कहां पर? कंडक्शन बैंड में। पीछे जो छोड़ गए वो क्या है? वेकेंट स्पेस। ये जो पीछे छोड़ गए ये लोग, ये क्या है? दीज आर वेकेंट स्पेस, वैकेंसीज बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहां पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वैलेंस बैंड खाली है, वैलेंस बैंड में तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स और बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये उन गए हुए इलेक्ट्रॉन्स की जगह लेने की कोशिश करेंगे। यही जो वैकेंसीज पीछे क्रिएट हो गई, इन्हीं वैकेंसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर टर्म्ड एज होल्स, इन्हीं को बोलते हैं होल्स। वेकेंट स्पेस कहां पर लेफ्ट हो गए? वैलेंस बैंड में लेफ्ट हो गए। क्यों लेफ्ट हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर गई, खाली स्पेस रहा होल्स। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कि आप जो हैं रेलवे के टिकट काउंटर पर खड़े हैं, ठीक है, पूरी भीड़ लगी हुई है, आप हैं, आपके पीछे और भी टाइप के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं लाइन में, ठीक है। अब ये रेलवे का टिकट काउंटर है, आपको सबको टिकट लेनी है यहां से, अच्छा ठीक है। अब ये पर्सन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब सपोज कर लीजिए इस बंदे को टिकट मिल जाती है, फर्स्ट वाले को, तो ये काउंटर से टिकट लेगा और उसके बाद यहां से हट जाएगा। अभी क्या क्रिएट हुआ यहां बताइए? ये जो इसकी जगह थी इसमें क्या क्रिएट हुआ? ये जो खाली स्पेस आई इसी को बोलते हैं होल। ये जो निकल के गया वहां से, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद? इस लाइन में अगला स्टेप क्या होगा, जल्दी बताइए। इस लाइन का अगला स्टेप क्या होगा? ये जो नंबर 2 वाला बंदा है वो जाएगा अब इसकी जगह पे, हाँ अच्छा, ये बंदा जो है सर ये आ जाएगा इधर। तो क्या अब भी होल यहीं रहेगी क्या? नहीं सर, अब ये होल की जगह शिफ्ट हो गई सर। होल कहाँ आ गया? पीछे आ गया। वैकेंट स्पेस कहाँ आया? पीछे आया। अच्छा ठीक है, और फिर क्या होगा सर? इसके बाद ये थर्ड वाला बंदा इसकी जगह पे आएगा। अच्छा, क्या अभी होल यहीं रह जाएगी? नहीं, होल एक स्टेप और पीछे जाएगी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद सर ये प्रोसेस चलता रहेगा सर, और होल्स की जगह जो है वो शिफ्ट होती रहेगी। फिर ये बंदा सामने आएगा, ठीक है। तो वैकेंसी अब कहाँ क्रिएट हुई? पीछे। जो भी नया बंदा है वो कहाँ आ सकता है? इस जगह पे आ सकता है। तो आपने देखा कि जो वेकेंट स्पेस था वो बदलता गया। एक्चुअल में देखा जाए तो वेकेंट स्पेस मूव नहीं किया,
मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रही है, लेकिन वेकेंट स्पेस शिफ्ट होता चला जा रहा है, कोई ना कोई उसकी जगह ले रहा है। बस यही चीज यहाँ पे भी होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स पे वापस जाएंगे, पुराने इलेक्ट्रॉन्स की जगह ऑक्यूपाई करेंगे, जिससे होल्स शिफ्ट होते चले जाएंगे। समझ गए? तो ये एग्जांपल मुझे लगता है कि एकदम क्लियर कर देगा आपका कंसेप्ट को, कि एक्चुअल में जब हम लोग बोलते हैं कि होल करंट या करंट ड्यू टू होल्स ये फ्लो हो रहा है, तो एक्चुअल में होल कहीं नहीं फ्लो होता है। होल कोई ऐसा प्रैक्टिकल पार्टिकल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं ला करके, इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकता हूं, ठीक है। होल्स जो है वो अजम्पशन रखा गया, होल करंट या होल चार्जेस जो है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक अजम्पशन के तौर पे होता है और ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। एक्चुअल में होल चल के कहीं नहीं जाता है, वो तो सिर्फ एक वेकेंट स्पेस है, बट चूंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती चली जाती है इसलिए वो होल की जगह जो है वो या वैकेंसी जो है वो बदलती रहती है अपनी स्पेस। तो इसीलिए हम लोग होल चार्जेस या होल कैरियर्स जो है उसकी बात करते हैं, उसकी मोबिलिटी को भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। समझ गए इस पॉइंट को? तो होल्स का बेसिक कंसेप्ट तो यहाँ से आता है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया इस पॉइंट पर, तो जर्मेनियम में का ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो आप देख रहे हैं वो इस तरीके से क्रिएट होता है कि जब हम लोग इसको 300 केल्विन पे लेकर के जाते हैं एट 300 केल्विन, तो इनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ से हमको फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो मिलने शुरू होते हैं, ठीक है, एट 300 केल्विन। और उसी के हिसाब से तो जर्मेनियम क्रिस्टल इस तरीके से फॉर्म करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका भी, ठीक है भाई, डन। सिलिकॉन का भी इसी तरीके से आप बना के देख सकते हो। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एक सिलिकॉन एटम का 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ, और इस तरीके से ये लोग बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। होल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होल्स का कंसेप्ट क्या है? They are the vacancies created when electron jumps from VB to CB। अच्छा, होल्स कौन से बैंड में प्रेजेंट हो सकते हैं? होल्स आर ओनली प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। साथ ही लिख सकते हैं कि दे आर नॉट एनी प्रैक्टिकल पार्टिकल्स। होल जैसा कोई प्रैक्टिकल पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। साथ ही दे आर अज्यूम्ड टू हैव पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि एक पर्सन उस खाली जगह पे आ जाएगा, मतलब वो पर्सन अट्रैक्ट हुआ उस खाली जगह की तरफ, है ना। आप अगर ऐसी भीड़ में, ऐसी लाइन में एक खाली जगह देखोगे तो आप सबसे पीछे खड़े होना पसंद करोगे कि उस खाली जगह में आके खड़े होना पसंद करोगे? आप तो यही कोशिश करोगे ना, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, आपको जल्दी टिकट लेना है काउंटर पर खड़े होकर, तो काउंटर पे अगर उस पूरी लाइन में एक खाली जगह दिखे, जो कि होगा नहीं नॉर्मली, तो अगर वो खाली जगह, खाली स्पेस दिख रहा है तो आप सबसे पीछे क्यों जाके खड़े होगे? आप तो उस खाली जगह पे जाने की कोशिश करोगे ना, मतलब आप अट्रैक्ट हुए, और आप अट्रैक्ट हुए मतलब वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है, उस वेकेंट स्पेस को फिल करने के लिए। तो इसका मतलब कोई चीज जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है वो जरूर उसकी अपोजिट चार्ज रखती होगी, अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता होगा। इस हिसाब से हम लोगों ने एक अजम्पशन रखा है कि होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है। मास होता है क्या होल का? हाँ बिल्कुल, एनालिसिस के लिए मास कंसिडर करते हैं, एनालिसिस पर्पस के लिए हम लोग इसका मास जो है वो भी कंसिडर करते हैं, यस। So they are assumed to have effective mass m of h, especially for calculation purpose, ठीक है।
और क्या जानना चाहिए इसके बारे में? सर मोबिलिटी होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, इनका मोबिलिटी का भी एस्पेक्ट है। इसको मिटा देता हूं मैं। क्या होल्स की मोबिलिटी होती है? यस, मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया ना कि होल खिसकता हुआ दिख रहा है, एक्चुअल में वो कहीं नहीं खिसक रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बट होल की भी जगह बदलती चली जा रही है, जिसके हिसाब से उसकी मोबिलिटी डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख लीजिएगा, मोबिलिटी ऑफ होल इज ऑलवेज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एनी सेमीकंडक्टर। शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो समझ जाएंगे ना इस पॉइंट को। म्यू ऑफ होल्स विल ऑलवेज बी लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेमीकंडक्टर। हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है उससे बहुत कम रहेगी होल्स की मोबिलिटी। क्यों? इलेक्ट्रॉन लाइटर इन वेट है, इट कैन मूव फास्टर, ज्यादा फास्ट मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर सकता है। ठीक है भाई, तो इस वजह से मोबिलिटी का ये कंडीशन है। होल्स जो होते हैं, अगर मैं बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं तो होल्स पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, होल्स मूव फ्रॉम positive to the negative terminal of applied electric field। बाहरी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। ठीक है, और नॉर्मली हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और टोटल करंट जब हम किसी सेमीकंडक्टर को बताते हैं ना, आई टोटल, तो इट विल बी द सम ऑफ करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो करंट इन अ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू बोथ करंट ड्यू टू होल्स एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जब करंट है होल्स के ट्रैवल करने की वजह से, क्योंकि देखिए करंट अकेले इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर से ही करंट क्रिएट होगा। आपके पास एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तभी जाके करंट क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब करंट इन होल्स एंड करंट इन इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है। तो इसका मतलब अगर करंट है तो करंट डेंसिटी भी होगी। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, हाई मोबिलिटी कैरियर्स ज्यादा फास्टली मूव करते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा फास्टली मूव कर सकता है किसी भी सेमीकंडक्टर या किसी भी मटेरियल के भीतर। ठीक है, एग्जांपल है सर कोई इसका? हाँ जी बिल्कुल, देखो, मोबिलिटी ऑफ होल्स इन सिलिकॉन एट 300 केल्विन को मैं अगर कंपेयर करूं विथ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम मटेरियल में और सेम टेम्परेचर पे, क्या देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोबिलिटी का डायरेक्ट डेटा के साथ कंपेयर करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नियरली 1340 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड का दिखता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी सिलिकॉन में 300 केल्विन के आसपास। ठीक है, क्या रेंज का होता है? 1340-1350 के आसपास का रेंज रहता है, और इसका मात्र 480 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ये डिफरेंस होता है, इस लेवल का अंतर होता है। तो लगभग अगर मैं देखूं तो 2 to 3 टाइम्स, 3 से थोड़ा ज्यादा है। सो आई कैन से कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 3 टाइम्स दैट ऑफ होल। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये सेम लाइन जो मैंने लिखवाया हुआ है यही पूछा हुआ था आरआरबी जेईई के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, पुराने साल के पेपर को अगर आप देखोगे तो उसमें सेम टू सेम इसी पॉइंट से क्वेश्चन दिखेगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गुना होता है मोबिलिटी ऑफ होल्स के, तो बराबर होता है, होल ग्रेटर रहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर रहता है, ऐसे पूछेगा आपको अलग अलग फॉर्म में। तो इट इज नियरली 3 टाइम। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो इसी सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से ऊपर ही है, 2.5 से भी ऊपर है, 2.5 से ऊपर है, तो मैंने 3 के आसपास का डिटेल जो है वो यहाँ पे लिखा है। क्लियर? समझ जाएंगे इस पॉइंट को सभी लोग? ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा ज्यादा रहता है। अब करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? चलो करंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं इसका।
करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, किसी सेमीकंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट डेंसिटी कितना होता है। हमको पता है करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट फ्लोइंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसी तरीके से बताते हैं हम लोग। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन एज म्यू ई। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली बताओ, तो मैं बोलूंगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो हमको पता चल गया इसका कि इस तरीके से होता है, ठीक है। ये किसका है? एक इलेक्ट्रॉन का है। फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या लिखोगे आप? पर यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और चार्ज जो है वो Q है। चार्ज की वैल्यू आप सबको पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस अमाउंट का चार्ज रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मुझको डायरेक्टली करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना हो तो I अपॉन ए, देखो कैसे बता रहा हूं मैं इस चीज को। I अपॉन ए को मैं लिख रहा हूं करंट डेंसिटी, एंड वी नो दैट Vd इज इक्वल टू I अपॉन एन इंटू ए इंटू ई, या क्यू कुछ भी आप इसको लिख सकते हो लाइक दिस। तो मैं अगर एन क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो I अपॉन ए क्या होगा? J ही तो होगा ना। तो Vd इज इक्वल टू J इंटू एन इंटू क्यू, ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो बस यही एक्सप्रेशन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं इधर। देखिए ये कैसा एक्सप्रेशन बनेगा इससे। सो दिस इज इक्वल टू म्यू ई, ठीक है, और म्यू क्या हो जाएगा? Vd अपॉन ई हो जाएगा। तो म्यू को इसके हिसाब से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, बट वो अभी मत करिए, आप इसको लिखिए Q इंटू एन इंटू ई, Q इंटू एन इंटू ई ना लिख के Vd ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखूंगा मैं? Q इंटू एन तो है ही, मल्टीप्लाइड विद व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं? म्यू ई। म्यू किसका? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बन गया इसका फॉर्मूला। ये क्या निकल के आया है? दिस इज करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की करंट डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। ऐसे ही होल्स का भी फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, करंट डेंसिटी ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर। होल्स की करंट डेंसिटी कैसे बताएंगे सर? देखिए फिर से यहां पे सेम एक्सप्रेशन लिखूंगा, करंट डेंसिटी ऑफ होल्स इज ऑल्सो गिवन एज करंट अपॉन पर यूनिट एरिया, कि कितनी करंट वहां फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया पर, ठीक है। तो फॉर होल्स आई कैन से J ऑफ H कैन बी गिवन एज, सेम एक्सप्रेशन बना सकते हो आप, डायरेक्टली बना सकते हो इसको, QnVd। तो बस यहाँ पे Qn की जगह पे H लिख दीजिएगा इंटू Vd, Vd ऑफ होल्स। H क्या है? H आपको बताता है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर के पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम लिखिए इसको, मीटर क्यूब में बताते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज H, ठीक। तो Vd को आप रिप्लेस कर दीजिए उसके फॉर्मूले से। सो दिस कैन बी गिवन एज Q H म्यू H मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया आपके पास किसका एक्सप्रेशन? एम्पियर पर स्क्वायर मीटर का एक्सप्रेशन, मतलब करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्यू टू होल्स।
अब टोटल करंट डेंसिटी अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे बताओगे? नाउ टोटल करंट डेंसिटी J total is equals to current density of electron plus current density of hole. करंट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट डेंसिटी ऑफ होल। ठीक है, कंबाइन कर दो, दोनों फॉर्मूला तो है आपके पास, तो एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा J इज इक्वल टू, Q को बाहर निकाल लीजिए, सेम है, इस तरफ N था उस तरफ H था। ठीक है, तो N टाइम्स म्यू ई प्लस H टाइम्स म्यू एच होल मल्टीप्लाइड विथ ई, ये बनेगा मेरे पास टोटल करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन। कभी कभार इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पॉइंट, बट फिर भी इसको ध्यान रखिएगा, इससे कभी कभार क्वेश्चन आता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल करंट डेंसिटी इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में टोटल करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन कोई पूछे, ये बता सकते हैं आप यहां से। ठीक है, इसी के साथ साथ कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, बात करते हैं कंडक्टिविटी की। इसके लिए हमको ओम्स माइक्रोस्कोपिक लॉ पे जाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा बाय ओम्स माइक्रोस्कोपिक लॉ। ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अगर मैं देखूं तो इसी करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन बताता है ये। वी कैन से J इज इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या चीज है? कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी। तो सिग्मा क्या चीज है? ओवरऑल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब मैं सिग्मा को ऐसा भी लिख सकता हूं ना, J अपॉन ई के फॉर्म में। J का एक्सप्रेशन है मेरे पास, पुट कर देते हैं ना डायरेक्टली वैल्यू। Q कॉमन लिया था, N टाइम्स ऑफ म्यू ई प्लस H टाइम्स ऑफ म्यू एच, कॉमन में था E डिवाइडेड बाई E। ठीक, कैंसिल आउट कर दो, यू विल गेट कंडक्टिविटी का भी एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास सीधे सीधे, Q टाइम्स ऑफ N इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस H into mobility of holes. This is the final expression for what? Conductivity in semiconductors. Conductivity in semiconductor. Even गेट वगैरह में भी क्वेश्चन जो है वो पूछता है कंडक्टिविटी से, आपको डेटा गिवन रहेगा, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का डेटा गिवन रहेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के ऊपर भी खेल होता है पूरा। ठीक है, इसलिए मैं अभी जस्ट वही बताने वाला हूँ आपको कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का क्या सीन होता है। क्योंकि कंडक्टिविटी का टॉपिक चल रहा है, इससे पहले मैं लिखवा दूंगा आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बारे में, मतलब उसकी कंडक्टिविटी के बारे में, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, देखिए अगर मैं यही बात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए करूँ, इंट्रिंसिक मतलब समझ लीजिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, उसमें कोई प्रकार की डोपिंग नहीं है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जर्मेनियम का डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाया था, इंट्रिंसिक का ही डायग्राम था वो। ठीक है, सो लिखूंगा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है सर? देखिए इंट्रिंसिक के केस में क्या होता है, N जो है वो P के बराबर रहता है, जिसको कि हम लोग Ni से डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज सेम अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो। और इसको हम लोग इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन से डिनोट कर सकते हैं। Ni क्या चीज है यहाँ पे? इट इज द इंट्रिंसिक कैरियर concentration, it is the intrinsic carrier concentration। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में ही होगा ये चीज। ठीक है, या इक्विवेलेंटली टू नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, बिल्कुल बराबर है, उसी को Ni से शो कर रहे हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब थर्मल इक्विलिब्रियम चल रहा है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट चल रहा है वहां पर। ठीक है, तो
इसके लिए हम लोग क्या एक्सप्रेशन बनाएंगे? तो अगर मेरे पास सिग्मा ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फाइंड करना हो तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? देखो सिग्मा का एक्सप्रेशन क्या था? Q टाइम्स ऑफ एन म्यू ई प्लस एच इंटू म्यू एच। तो अब यहां से कुछ चीज कॉमन है ना, इस पॉइंट से अब कुछ तो कॉमन दिखेगा आपको। क्या कॉमन दिखेगा? देखिए Q टाइम्स ऑफ एन आई, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है इसीलिए आप एन आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस एन आई इंटू म्यू एच। ई तो कैंसिल आउट हो गया था, सीधे कैरियर कंसंट्रेशन के हिसाब से आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो एन आई भी कॉमन निकाल लो ना, तो इसी को लिखोगे आप इंट्रिंसिक इज इक्वल्स टू Q इंटू कैरियर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विथ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला आ गया जब आपको न्यूमेरिकल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पूछेगा। इस डेटा के साथ बता सकते हो सकता है वहां पे आपको होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग नंबर ना दिया रहे पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इंट्रिंसिक है तो इससे दोनों इक्वल है, तो आपको सीधे एन की वैल्यू दे देगा। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन बता देता है वहां क्वेश्चन में कि इतना दिया हुआ है कंडक्टिविटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये फॉर्मूला काम का है, हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक का क्या होता है सर? इंट्रिंसिक का तो आपने बता दिया, व्हाट अबाउट एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है समझिएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये हो गया जिसको डोप्ड किया गया हो एक्सटर्नली, जिसके अंदर डोपिंग की गई हो, इंप्योरिटीज को ऐड किया गया हो, दो सेमीकंडक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए या होल्स हो गए, है ना, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, इनकी संख्या को इंक्रीज करने के लिए फॉर अ बेटर कंडक्टिविटी हम डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक का अगर कंडीशन होगा तो वहां पर हमेशा देखिएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है वही डोमिनेट करेगा। ठीक है, so in these semiconductors the impurities are added। impurity में दो प्रकार का, या तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। थोड़ी देर में इसका कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। आर एडेड टू improve their conductivity, to improve their conductivity। ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है भाई, डन। तो अगर सपोज कर लीजिए मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या सीन है सर? अच्छा चलो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एन टाइप को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं? बाय यूजिंग द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का एडिशन करते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ पूरा। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर ना देखिए ओवरऑल इसकी करंट डेंसिटी अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डोमिनेट करेगा। इस पॉइंट को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, majority charge carriers always dominates the current density in extrinsic semiconductors। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत काम का पॉइंट है। ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डोमिनेट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इज वेरी मच हायर देन दैट ऑफ होल्स। होल्स को पी से डिनोट करो, पॉजिटिव, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इज वेरी मच हायर देन होल्स, तो क्या होगा? तो देयरफॉर यहां हमको मिलेगा कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी इक्वल टू Q इंटू एन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां मोबिलिटी ऑफ होल्स की लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा इसके सामने, ठीक। तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसका एक्सप्रेशन ये रहता है, ठीक है। एन क्या है? एन इज नियरली इक्वल टू एन डी, डोनर कंसंट्रेशन, which is donor concentration, इसके बराबर रहता है ये, ठीक है। और वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? यही एक्सप्रेशन को चेंज कर लीजिए, Q इंटू एच हो जाएगा यहाँ पे इंटू म्यू एच, ठीक। लिख लेते हैं इसको भी, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप बताओगे कि भाई सर सिग्मा जो है, सिग्मा एच जो है, that will be Q into H into mu H। यहां पे होल्स डोमिनेट करेंगे तो आप क्या लिखोगे यहां पे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, मतलब पॉजिटिव चार्जेस। क्यों ऐसा? क्योंकि इनकी डोपिंग करने के समय हम लोग किस टाइप के मटेरियल से डोप करते हैं? इनको ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी वाले मटेरियल से हम लोग डोप करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक वैकेंसी छूट जाती है हर समय, हर एक सेगमेंट ऑफ डोप, हर एक यूनिट सेल के अंदर एक होल्स का जो वैकेंसी है वो क्रिएट होते चला जाता है। और जब सारे सेगमेंट्स को, पूरे लैटिस को स्टडी करेंगे तो एन नंबर ऑफ होल्स जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। डन, चलिए भाई, सो दिस इज इट। तो Q इंटू H इंटू म्यू एच है ना, Q इंटू पी इंटू म्यू एच भी लिख सकते हो आप। कुछ कुछ किताबों में Q इंटू पी इंटू म्यू एच लिखा रहता है, दैट इज जस्ट फॉर नोटेशन, मीनिंग एक ही है दोनों का। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो अभी तक जितना सेमीकंडक्टर के बारे में जाने हैं, कुछ चीजें समराइज्ड फॉर्म में अब आपको मैं बता देता हूं क्योंकि समय की कमी है। देखिए, एक फ्लो चार्ट से समझ लीजिए इसको। सेमीकंडक्टर्स को मेजरली मैं दो कैटेगरी में अब डिफाइन कर सकता हूं। इतने देर तक पढ़ने के बाद इतना समझ में आया कि सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया इंट्रिंसिक और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक प्योर है, दूसरा डोप्ड है, इम्प्योर है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? इनमें 0 केल्विन पर नो चार्ज एट कंडक्शन बैंड। कोई भी चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड पे 0 केल्विन पे प्रेजेंट नहीं रहता है, ये नहीं कंडक्ट करेंगे 0 केल्विन पे। ठीक है, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। 0 केल्विन पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होते हैं प्योर ग्रुप 4 क्रिस्टल्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसी तरीके की इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो रहेगी, 300 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड पे रीच कर जाएंगे और फिर वहां से वो लोग कंडक्ट करें, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। अब बात करें एक्सट्रिंसिक की, क्या इसको और क्लासिफाई करते हैं क्या सर? हाँ जी, एक्सट्रिंसिक को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। तो टोटल इस फॉर्म में इनका क्लासिफिकेशन होता है।
एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, कैसे होते हैं? तो ये लोग के लिए लिखेंगे आप, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग impurities of small amount small amount में impurity हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि 1 in every 10⁻10 एटम्स, ऐसा समझ लो। एक की impurity हर 10⁻10 एटम्स में से एक का हम लोग डोपिंग करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻6, मतलब ऐसा समझ लो डोपिंग लेवल कैसा होता है इनका, 1 एटम पर 10⁻6 से 10⁻8 एटम्स, ये होता है इनका डोपिंग लेवल। ठीक है, रफली अगर डोपिंग लेवल समझना हो तो इस हिसाब से समझ सकते हो कि 10⁻6 से 10⁻8 एटम्स में एक एटम का डोपिंग करते हैं हम लोग, ये इनका रेशियो रहता है। तो ये इतने कौन से होते हैं, ये होस्ट एटम्स होते हैं और ये हमारा डोपिंग एटम होता है। ठीक है, तो इस टाइप का कंसंट्रेशन रहता है। अब इससे स्पेसिफिकली बात करते हैं अबाउट एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप कैसे फॉर्म होता है, एक डायग्राम देखिए, अभी समझ आ जाएगा। एक डायग्राम देखते हैं। एन टाइप का फॉर्मेशन समझने के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिलिकॉन एटम है यहाँ पे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं कि चारों तरफ सिलिकॉन के एटम्स हैं और हम इसको डोप करें। हम लोग क्या चाहते हैं, देखो एन टाइप का मतलब ये हो गया, इससे हम लोग ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमको बना के दे। ठीक है, क्या बनाए, इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास अवेलेबल करवाए। अच्छा, कब पॉसिबल है सर ऐसा, जब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी यहाँ पे, तभी होगा ना। तो मैं किस टाइप का मटेरियल से डोप करना चाहूंगा इसको, लॉजिकली सोचिएगा, अभी याद मत करिए, आप सबको याद भी होगा बट ऐसे लॉजिक से सोचिए। मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा चाहिए, तो मैं कोई ऐसा मटेरियल लाऊंगा जिसके पास इनके जिससे ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, एक ज्यादा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मैं क्या मटेरियल लाऊं यहाँ पे, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे लेके आया ग्रुप 5 का कोई मटेरियल लेके आया, 5th ग्रुप का कोई मटेरियल लेकर के आया जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अभी बात बनेगी कैसे, देखो अभी मटेरियल का नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, पहले सिर्फ समझिए कंसेप्ट को। तो मैं जो मटेरियल लेके आया वो ग्रुप 5 का मटेरियल है, एक पेयर बन गया, यहाँ पे देखिए पेयर बन गया, इसका पेयर फॉर्म हो गया, इवन इसका भी पेयर फॉर्म हो गया। ये क्या बचा मेरे पास, ये बचा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हर 4 सिलिकॉन के पेयर को जब मैं एक डोपेंट से जब डोप करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। ऐसे ही जब पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जब मैं डोप करते जाऊंगा तो मेरे पास ऐसे अनगिनत फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे इलेक्ट्रॉन मुझको ज्यादा दिखाई देंगे। बाकी सबका तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया ये कंडक्शन में मदद करेगा इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। ऐसा कब, जब मैं किसी ऐसे मटेरियल से इसका डोपिंग करूं जो ग्रुप 5 का हो, यानी कि जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट मटेरियल। इसीलिए बोलते हैं एन टाइप के लिए द डोपिंग इज डन बाय द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेंटावैलेंट बाय द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट मटेरियल लाइक। अब इसके एग्जांपल पूछता है आपको कि भाई किसका यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो पेंटावैलेंट में आप एंटीमनी लिख सकते हो, एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया,
आर्सेनिक हो गया, ये सबको एज अ एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। फॉस्फोरस भी, इसको ये फॉस्फोरस का भी हो सकता है ना, लेट इट बी फॉस्फोरस। मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल का आप इस्तेमाल करोगे जो कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता हो, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 4 का कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा छूटेगा आपके पास, वो जो होगा दैट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में एंटर कर जाएगा आसानी से, रूम टेम्परेचर पर भी एक कंडक्शन बैंड में एंटर कर जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, यही कंडक्शन बैंड में एंटर करेगा, ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और हमारे पास एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो लिखेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, माइनॉरिटी पे होंगे होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे हमारे पास होल्स। समझ जाएंगे, काफी है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। इतने से अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है, ठीक है। एकदम आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, बहुत आसान है यार, लॉजिकली आप ही बताओगे, देखना। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप मतलब होल्स एज अ मेजॉरिटी होंगे वहां पे। कब फॉर्म होगा, चलो वही सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। मान लो इसी सिलिकॉन को मुझको पी टाइप बनाना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, किसी का भी एग्जांपल आप ले सकते हो। इससे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन चाहिए मुझको, क्या करूं, ऐसा कुछ बताइए जिससे कि होल्स वेकेंट रह जाएं, मतलब होल ज्यादा संख्या में रह जाएं। तो बीच में ऐसा क्या मटेरियल लेके आया जाए, ये कौन सा मटेरियल लाऊं जिससे कि होल्स जो हैं वो क्रिएट हो यहाँ पे, हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, होल्स ज्यादा संख्या में क्रिएट हो। सोचिए जरा क्या मटेरियल ऐड करूं। अब सपोज कर लीजिए ये बीच में जो मटेरियल मैंने बनाया है ये वाला, इस पर भी मैं पेंटावैलेंट लगा देता हूं, अगर मान लो, हाँ 5 वैलेंट है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, तो वो तो मेरे काम का नहीं है। लेकिन वैकेंसी को मैं थोड़ी कम कर दूं अगर, तो मतलब मैं अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को कम कर दूं जिस मटेरियल से मैं डोप कर रहा हूं, तो कुछ फायदा होगा क्या। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या फायदा हो सकता है। यहाँ एक पेयर फॉर्म हो गया सर, ठीक है, यहाँ पे भी पेयर फॉर्म हो गया, यहाँ पे भी पेयर फॉर्म, यहाँ क्या हो रहा है, जहां कुछ नहीं है वहां पे क्या होगा, वहां होंगे होल्स, वेकेंट है ना ये। मतलब कोई ऐसा मटेरियल मुझको लाना पड़ेगा, इसको हटा देता हूं मैं, कोई ऐसा मटेरियल मुझे लेकर के आना पड़ेगा जिसमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 नहीं हो, 5 भी नहीं हो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल ही यहाँ पे होल्स का क्रिएशन कर पाएगा वेकेंट, क्योंकि 3 का तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, चौथे वाले के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां वैकेंसी है, वेकेंट है वो वाला पोर्शन, ठीक। तो इसका मतलब मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे वालों को क्या बोलते हैं, ट्राई वैलेंट इंप्योरिटीज बोलते हैं। अच्छा, तो इसको लिखेंगे डोपिंग विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो स्मॉल अमाउंट जब हम लोग बोलते हैं तो अमाउंट अब आप समझ जाओगे ना कि 1 एटम आउट ऑफ एवरी 10⁶ होस्ट, ठीक है। तो डोपिंग विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 हो, ऐसे मटेरियल। अब ऐसे मटेरियल का नाम आप देख लो, ग्रुप 3 के मटेरियल्स को देख लो, ग्रुप 3 वाले मटेरियल में से किसी को भी रख दो यहाँ पे, ठीक है, बोरॉन रख लो, एल्यूमिनियम रख लो, गैलियम रख लो, ये सब के सब मतलब ग्रुप 3 मटेरियल। देखो लॉजिकली पढ़ोगे ना आप, ये सब रटना नहीं पड़ेगा आपको, नहीं तो हम लोग तो रटते हैं पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट, कभी भूल गए इधर का उधर हो गया तो गड़बड़। अब लॉजिकली आप सोचो कि क्या चाहिए, एन टाइप बना रहे हो, एन टाइप बना रहे हो तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब कोई ऐसा मटेरियल आएगा जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। 4 जो है सिलिकॉन के साथ डोप हो जाएंगे, जर्मेनियम के साथ 1 एक्स्ट्रा छोड़ देगा वो, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा।
यहाँ क्या चाहिए, होल्स चाहिए। तो हमको ऐसा चाहिए कि 3 के साथ पेयर बन जाए, एक जो है वो होल क्रिएट कर ले, वैकेंसी क्रिएट कर ले। तो इनके सेमीकंडक्टर्स के 4 होते हैं, तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। 3 का वो पेयर बना लेगा, एक होल का क्रिएशन वहां पे अवेलेबल करवा देगा। ठीक है, तो ग्रुप 3 मटेरियल जैसे कि बोरॉन है ना, बी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और गैलियम हो गया, एटसेट्रा, इन सब से हम लोग डोपिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, हर एटम 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, चौथा बॉन्ड हमारा इनकम्प्लीट रह जाएगा। हर एटम के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, दिस विल बी एम्प्टी, ये वाला पोर्शन एम्प्टी रह जाएगा और इसी वैकेंसी में होल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो जो भी नियर बाई सिलिकॉन एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिल करने के लिए जंप करेगा और उसी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर और कंडक्शन जो है वहां पे होगा। तो होल्स एक्चुअल में फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे, फिर वो जगह खाली हो जाएगी। अब जैसे मान लो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है इस जगह को फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब होल की जगह चेंज हो गई। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि होल्स मूव कर रहे हैं, एक्चुअल में होल्स नहीं मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही होती है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ जाएंगे। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बता दीजिए यहाँ पे क्या क्या है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स पॉजिटिव, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज हाउ द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन इज डन। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। अगली क्लास में इसी लाइन को, इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे और एडिशनल चीजें आपको बताऊंगा, कुछ डेरिवेशंस भी है इस पॉइंट से रिलेटेड, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो आज यहाँ तक सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन तो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका आगे क्या होता है, और कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ बहुत बढ़िया से ग्राफिकल एनालिसिस भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा अगली क्लास में। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आप लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। इसकी PDF नोट्स का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट, और ऐसे ही मस्त तरीके से कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।